हेलो माय व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सीटेट की तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। यहाँ पर हम करने वाले हैं मैथ के क्वेश्चन सीटेट अपर एंड प्राइमरी दोनों लेवल के लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक कोई वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्ले लिस्ट में जाकर पुरानी सारी वीडियो देख लीजिएगा। आपके सब्सक्रिप्शन और लाइक से हमें मिलता है मोटिवेशन, तो प्लीज़ मोटिवेट करिएगा। देर न करते हुए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है ₹15 पर केजी तथा ₹20 पर केजी वाली चाय को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण कितना हो जाए। 16 पॉइंट कितना है यहाँ पर 16.50 हो जाए। यहाँ दिया हुआ है ये होता है C-B और अपोन में होता है A-C। तो यहाँ पर हम A-B-C की वैल्यू लेते हैं। तो A बराबर यहाँ पर क्या दिया हुआ है, A बराबर 15 है, B बराबर कितना है 20 है और C बराबर जो है वो कितना है 16 पॉइंट कितना है 50 है। तो यहाँ पर 16.50 दिया हुआ है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ लिखना है क्या C-B। तो C की वैल्यू कितनी है 16.50 और -B की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, ये हो जाएगी 20। अपोन में क्या आ जाएगा यहाँ पर A माइनस कितना आएगा, A की वैल्यू कितनी है 15 और यहाँ पर माइनस कितना आ जाएगा C, और C की वैल्यू यहाँ पर कितनी दे रखी है, ये दी हुई है यहाँ पर 16.50। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे हम, यहाँ हो जाएगा कितना 16 माइनस 20 दिया हुआ है। चलिए इसको करते हैं कैसे करेंगे। तो ये हो जाएगा माइनस के कितना 20 से 16 माइनस करते हैं तो कितना जाएगा 3.50 आ जाएगा और माइनस नीचे भी क्या आ जाएगा 1 पॉइंट कितना 50 आ जाएगा, ये आ जाएगा। यहाँ माइनस से जो माइनस है ये आप इसको कैंसिल कर देंगे तो हमें क्या मिल जाता है, यहाँ पर मिल जाएगा कितना, चलिए 0 से आप 0 भी कैंसिल कर सकते हैं और यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पॉइंट से आप पॉइंट भी रिमूव कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 35 और अपोन में कितना आ जाएगा यहाँ पर 15। ऐसे हो जाएगा 5 7 जा कितना होता है 35 और 5 3 जा कितना होता है 15। तो कितना आ गया 7 अपोन आ गया कितना यहाँ पर 3। और इसको हमें लिखना है किसमें, रेशो में। तो रेशो में चेंज करके आप इसको कैसे लिखेंगे 7 अनुपात कितना 7:3। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 7:3 आ जाएगा, अर्थात 7:3 आ जाएगा। यहाँ पर मिश्रण को किस अनुपात में मिलाएं, 7:3 के मिश्रण में मिलाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में देख लेते हैं 10 से नीचे जो विषम संख्याएं हैं उनका औसत मान क्या होगा। तो यहाँ पर क्या है, विषम संख्या लिखनी है। 10 से नीचे जो आती हैं वो होंगी 1 3 5 7 और 9 हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, इनको लिख लेना है, इनको ऐड करना है और जितनी संख्याएं होती हैं उससे ही डिवाइड कर देते हैं तो औसत आ जाता है। तो यहाँ पर जो औसत आएगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कितना, इसको ऐड करते हैं 25, 5 5 जा कितने होते हैं, ये होते हैं 25। तो यहाँ पर जो औसत आ गया है वो है हमारा 5। तो यहाँ पर आंसर होगा 5। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है 3 के प्रथम 5 गुणज क्या होंगे और उनका हमें क्या बताना है औसत। तो 3 के 5 गुणज क्या होते हैं, चलिए उसको लिख लेते हैं। तो ये हो जाएंगे प्रथम 5 गुणज क्या हो जाएंगे 3 हो जाएगा, कितना आएगा उसके बाद 3 दूनी कितना होता है 6 हो जाएगा, फिर 3 तिया 9 होगा और फिर उसके बाद आएगा 12 और उसके बाद आ जाएगा कितना 15। तो प्रथम 5 गुणज जो है ये हो गए हैं। अब हमें क्या करना है, औसत निकालना है। तो इनका औसत निकालते हैं। तो कैसे करेंगे, औसत निकालने में क्या है, जितनी संख्याएं होती हैं उनको जोड़ देते हैं और संख्याओं की काउंट करते हैं कितने नंबर हैं और कुल संख्याओं से भाग कर देते हैं। तो 3 प्लस कितना हो जाएगा 6 प्लस हो जाएगा 9 प्लस हो जाएगा कितना 12 और प्लस कितना 15। जितनी संख्याएं हैं उनसे भाग कर देंगे। कितनी है कुल संख्या 1 2 3 4 5, 5 है कुल संख्याएं और इन सब का योग कितना आ जाता है 3 6 9 12 और 15 का, ये हो जाएगा कितना 45। इसको 5 से करते हैं भाग तो कितना हो जाएगा 5 नम कितना होता है 5 नम होता है 45। तो हम इन सब संख्याओं का औसत क्या आ जाता है, इनका औसत आ जाएगा यहाँ पर 9। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है 3 संख्याओं का क्या है, यहाँ पर औसत दिया हुआ है कितना है 6 तथा पहली 2 संख्याओं का औसत कितना है 6 है। 3 संख्याओं का औसत भी 6 है और पहली 2 संख्याओं का औसत भी 6 है। तो तीसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है। तीसरी संख्या हम ज्ञात करेंगे। सबसे पहले लिख लेते हैं पहली 3 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है 6 है। अब कह रहे हैं पहली 3 संख्याओं का योग तो कितना हो जाएगा 3 संख्या गुणा इनका कितना औसत है 6, तो बराबर कितना आ जाएगा, ये 6 तिया हो जाएगा 18। तो इन संख्याओं का योग है 18।
अब कह रहे हैं पहली दो संख्याओं का औसत कितना है, ये भी 6 है। अब दो संख्याओं का औसत निकालेंगे, योग निकालेंगे तो दो संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, यहाँ पर दे रखा है 2 गुणा 6 हो जाएगा, 6 औसत दिया हुआ है तो कितना हो जाएगा 6 दूनी 12। अब निकालना है क्या, तीसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो तीसरी संख्या ज्ञात करने के लिए तीनों संख्याओं के योग में से दो संख्याओं के योग को माइनस कर देंगे। 18 से 6, 18 से 12 माइनस करते हैं तो क्या आ जाता है, ये आ जाता है 6। तो तीसरी संख्या क्या होगी, तीसरी संख्या हमें मिल जाएगी क्या, तीसरी संख्या होगी हमारी 6। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं सीटेट के एग्ज़ाम में, टफ नहीं आते, लेवल यही रहता है। तो हमें जो तीसरी संख्या मिली है वो 6 हो जाएगी। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देख लेते हैं। यहाँ दिया है एक कार 240 किमी की यात्रा 5 घंटे में और 260 किमी की यात्रा 5 घंटे में ही पूरी करती है। दोनों का समय जो है 5-5 घंटे है। कार की चाल ज्ञात करनी है। तो हमें कार की चाल कैसे ज्ञात करनी है, पहले क्या करेंगे, कार द्वारा जो चली गई दूरी है वो देखते हैं। तो कार द्वारा चली गई क्या कुल दूरी कितनी है देख लेते हैं। तो इसको ऐड कर देंगे, किसको, जो दूरी है 240 और प्लस कितना है यहाँ पर 260। तो ये कितना हो जाएगा, टोटल दूरी कितनी हो गई है कार के द्वारा चली हुई, ये हो जाएगी हमारी 500। 240 और 260 हो जाएगा 500। ये हो जाएगा कितना, किमी, किलोमीटर चली है। और यहाँ पर हमें देखना है क्या, कुल समय कितना है। तो 5 घंटे पहले उसको लगा था और बाद में भी 5 घंटे, तो जो समय हो गया है वो कितना है, 10 आवर्स, 10 घंटे का समय हो गया है। ठीक है, दूरी कितनी हुई है 500 किमी और समय कितना हुआ है 10 घंटे। तो कार की जो हमें औसत चाल ज्ञात करनी है, तो औसत चाल बराबर कितना हो जाएगा, कुल दूरी और बटे क्या हो जाएगा, कुल समय। तो कुल दूरी यहाँ पर आ जाएगी और अपोन में क्या आ जाएगा, यहाँ पर आप लिख लेंगे कुल समय। तो जो समय लगा है वो लिख लें। यहाँ पर कुल दूरी जो है वो है 500। चलिए इसको लिख लेते हैं, करते हैं इसको सोल्व। कुल दूरी बराबर हो जाती है 500 और जो कुल समय है वो है कितना हमारा 10। 10 से इसको डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे। यहाँ पर कितना बचता है, 1 की कोई वैल्यू नहीं, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, ये हो जाएगा 50, अर्थात कितना 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से वह चल रही है। तो ये क्या कितना 50 km प्रति आवर। जब एक बच्चे को 567 लिखने के लिए कहा गया तो उसने कैसे लिखा, 567 कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है। और उस बच्चे ने कैसे लिखा है, 500 अलग लिखा और 67 ऐसे करके लिखा। इस त्रुटि का सर्वाधिक उपयुक्त कारण क्या हो सकता है। तो क्या कारण है कि बच्चा इस तरह की गलती कर रहा है, वह ऐसे नहीं लिख पा रहा है। ऑप्शन देख लेते हैं, क्या ऑप्शंस दिए हैं। यहाँ ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है, क्या दिया हुआ है, बच्चा कक्षा में ध्यान नहीं दे रहा है और एक लापरवाह श्रोता है। ऐसी बात नहीं है, ध्यान नहीं देता तो बच्चा उस तरह से भी 567 नहीं लिखता जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है। बच्चे ने लिखा, इसका मतलब है सुन तो रहा है, लापरवाह श्रोता तो वह नहीं है, इसलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी में दिया है, बच्चा एक सतर्क श्रोता है किंतु स्थानीय मान की अवधारणा को स्थापित नहीं कर पाया। ये बात यहाँ पर सही हो जाती है, बच्चा सुनता तो है ध्यान से पर उस चीज़ को वह प्रूव नहीं करता, लिख नहीं पाता है कि किस तरह से इसको लिखा जाता है, वो स्थापित नहीं कर पा रहा है उस चीज़ को। चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया है। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, बच्चा केवल 2 अंक की संख्या ही पहचानता है। ऐसा नहीं है, 2 अंकों की संख्या नहीं पहचानता, उसने अच्छी बड़ी संख्या लिखी है, 500 अलग लिखा है और उसने लिख दिया है ऐसा करके 67, तो वो 2 अंकों की नहीं, 2 से तो अधिक अंक जानता है। ये भी रॉन्ग हो जाएगा। स्थानीय मान की अवधारणा पढ़ाने में शिक्षक की नाकामी, शिक्षक नाकाम है, ऐसा नहीं है कि एक बच्चा नहीं लिख पा रहा है तो शिक्षक की नाकामी होगी। यहाँ पर जो सबसे सुटेबल आंसर अब हमें मिल गया है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी। बच्चा क्या है, सुनता तो सही से है सब कुछ, पर उस चीज़ की जो अवधारणा है उसको स्थापित नहीं कर पा रहा, उसको तरीका नहीं आ रहा लिखने का, किस तरीके से उसको लिखे। ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृति विशिष्ट ज्ञान का उदाहरण है जो प्रारंभिक स्तर के गणित अधिगम में बहुत छोटे बच्चों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। बात हो रही है छोटे बच्चों की, तो ये छोटे बच्चे हैं, तो कौन से बच्चे होंगे, ये प्राइमरी लेवल के होंगे अर्थात प्राथमिक स्तर के होंगे। तो यहाँ पर दिया है, अधिगमकर्ता द्वारा प्रयुक्त संख्या शब्द, संख्या संक्रियाएं, दिक् स्थान संबंधी समझ, गणितीय पहेली हल करना। छोटे बच्चे हैं, प्राइमरी लेवल के हैं, तो गणितीय पहेली सॉल्व नहीं कर सकते हैं, दिक् स्थान संबंधी समझ भी उनको नहीं होगी और ना ही वो संख्या संक्रियाएं कर पाएंगे। जो अधिगम करता है, जो प्राइमरी स्तर का बच्चा है, वो क्या करेगा, उसके द्वारा प्रयुक्त शब्द संख्या ही बच्चा सीख पाता है प्राइमरी लेवल पर।
यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है ये करेक्ट हो जाएगा। बच्चे को ज़्यादा ज्ञान नहीं होता है, स्टार्टिंग में बच्चे काउंटिंग वगैरह सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है निम्न में से कौन सा कथन गणित के अधिगम के संबंध में सही है। तो कौन सा कथन यहाँ पर सही है बताना है। लड़कियों की तुलना में लड़के गणित सीखने में बेहतर होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि लड़के बेहतर हैं और लड़कियां गणित नहीं सीख पाती हैं, ये होती है जेंडर रूढ़िवादिता, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं। बी में दिया है विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए अलग कक्षाएं होनी चाहिए क्योंकि वे अन्य बच्चों के साथ नहीं सीख सकते। तो ये बात गलत है। समावेशी कक्षा का प्रावधान होता है, अलग कक्षाओं का कोई प्रावधान नहीं है। विशेष बच्चों की आवश्यकताओं के लिए अलग कक्षाएं नहीं होती हैं। ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा। सी में दिया है प्रत्येक व्यक्ति गणित सीख सकता है, और डी में दिया है गणित में प्रक्रियात्मक प्रभाव सदैव अवधारणात्मक स्पष्टता की ओर ले जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अवधारणा स्पष्टता होगी, अर्थात आपने कोई क्वेश्चन किया है, जरूरी नहीं कि आप एक ही बार में उसका आंसर कर पाएँ, आपको 2 बार भी करना पड़ सकता है। और आपका जरूरी नहीं कि उसी क्वेश्चन को करके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आपको उसके लिए दूसरा एग्जाम्पल भी करना हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि स्पष्टता की ओर ले जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी भी रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर जो राइट है, सुटेबल आंसर है वो है कि प्रत्येक व्यक्ति जो है वो गणित सीख सकता है, भले ही वह देर से सीखे या कोई बच्चा जल्दी सीख जाए, वो बात अलग हो जाती है। पर बच्चा जो है, प्रत्येक व्यक्ति जो है वो गणित को सीख सकता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9 में दिया है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 गणित की पाठ्यचर्या को महत्वाकांक्षी होने के लिए तर्क प्रस्तुत करता है। इस दृष्टि को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से या कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है। हमें बताना है कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। चलिए देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिए हुए हैं। ऑप्शंस दिए हैं पाठ्यचर्या का संख्या ज्ञान में विद्यार्थियों की क्षमताओं का विकास करना आवश्यक है। तो ये है, जरूरी नहीं कि बच्चों के विकास करना आवश्यक है। चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर बी में क्या है। पाठ्यचर्या गणितीय चिंतन एवं विवेचना के लिए विद्यार्थी के आंतरिक संसाधनों का विकास करना आवश्यक है। क्या हो रहा है यहाँ पर, पाठ्यचर्या का गणितीय चिंतन एवं विवेचना करनी है तो उसके लिए क्या है, विद्यार्थियों के आंतरिक संसाधनों का विकास करना भी आवश्यक हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। सी में देखते हैं पाठ्यचर्या का गणितीय पहेलियों को हल करने में विद्यार्थियों की क्षमता का विकास करना आवश्यक है। तो ऐसा नहीं है कि बस बच्चे पहेली ही कर पाएँ, बच्चे जो है गणितीय चिंतन कर पाएँ, विवेचनाएँ कर पाएँ। यहाँ पर जो सबसे सुटेबल दिखता है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी। बी इज़ द राइट आंसर। चलिए ऑप्शन चेक करते हैं क्या क्या दिए हैं। यहाँ पर दिया हुआ है क्या, ए और सी सही है, ये गलत हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शन रॉन्ग है। यहाँ पर केवल बी वाला जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, ये राइट हो जाएगा। केवल बी जो था ये सही है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार, एनसीएफ की बात हो रही है, एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर के गणितीय पाठ्यक्रम को पर सबसे कम केंद्रित होना चाहिए। तो यहाँ पर के बाद रिक्त स्थान है, तो पाठ्यक्रम को किस पर सबसे कम केंद्रित होना चाहिए पूछ रहे हैं। प्रासंगिक गणितीय शब्दावली के विकास, तो इस पर तो अधिक केंद्रित होना चाहिए, ये गलत हो जाएगा। दिक् स्थान संबंधी समझ भी अच्छी होनी चाहिए, ये गलत हो जाएगा। प्रतिमानों प्रतिरूपों की पहचान बच्चा कर पाए, ये भी सही है, तो इसलिए गलत हो जाएगा। यहाँ पर दिया है समस्याओं को हल करने के लिए मानक कलन विधियों का उपयोग। बात हो रही है प्राथमिक स्तर की, आपको ये ध्यान में रखना है। और प्राथमिक स्तर का जो बच्चा होता है वह समस्याओं को हल करने के लिए मानक कलन विधियों का उपयोग नहीं कर सकता है। छोटे बच्चों को आप जब गणित करना सिखाते हैं, उनको मैथ सिखाते हैं, तो क्या सीखते हैं बच्चे, कई बार हम क्या करते हैं, बच्चों को लाइनें खींच कर देते हैं और बोलते हैं कि इनको ऐड काउंट करिए और काउंट करके लिखिए, या ये 3 लाइन है और प्लस क्या 2 लाइनें हैं, उनको काउंट करिए, ऐड कर कर लिखिए। तो ये सब चीज़ें हम सिखा सकते हैं, जबकि हमारा जो मानक तरीका होता है क्या होता है, 3+2 का होता है और उसको ऐड करके लिखना होता है। तो बच्चा जो है मानक तरीके से नहीं सीख सकता है, उदाहरण या अलग तरीक़ों से भी सीख सकता है। तो ये चीज़ ज़रूरी नहीं है और हमें नहीं देखना था, अर्थात सबसे कम वाला देखना था। तो सबसे कम जो ज़रूरी है इसमें ऑप्शन नंबर डी है, डी इज़ द राइट आंसर। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में बात की जा रही है निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन का उद्देश्य नहीं है। किसका उद्देश्य नहीं है, रचनात्मक आकलन का। तो यहाँ पर कैसा होगा, बच्चा जो है सक्रिय होगा, बाल केंद्रित कक्षा होगी ये। चलिए ऑप्शंस देखते हैं इसके। बच्चों की जो भ्रांतियाँ चली हुई आ रही हैं उनके बारे में जानना, ये कक्षा का उद्देश्य हो सकता है कि क्या कमी आ रही है कक्षा में, तो ये इसलिए निगेटिव हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव पॉइंट है, हमें नहीं वाला देखना है। ज्ञान के निर्माण में बच्चे की समझ का आकलन, तो ये भी पॉजिटिव है, इसलिए रॉन्ग हो जाएगा। पिछली अवधारणा पर आधारित नई अवधारणा को प्रस्तुत करना, या यह जानना कि शिक्षण विधि उपयुक्त है या नहीं, तो ये बात पॉजिटिव है, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर जो बात निगेटिव में जा रही है वो है ऑप्शन नंबर सी,
पिछली अवधारणा पर आधारित नई अवधारणा को प्रस्तुत करना यह है कोई आवश्यक कार्य या उद्देश्य रचनात्मक आकलन का नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है। यहाँ दिया है प्राथमिक कक्षा की एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में गणितीय तर्कना विवेचना के कौशल के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है। निम्नलिखित में से कौन से कार्य उसकी सबसे उपयुक्त तरीके से सहायता कर सकते हैं। तो कौन से कार्य उसे करने हैं और बात किसकी कर रही है, प्राथमिक कक्षा की हो रही है। चलिए देखते हैं ऑप्शन में क्या है। अपनी कक्षा में गणितीय क्रीड़ाओं और पहेलियों का उपयोग करना, तो ये पॉजिटिव पॉइंट है। चलिए बी में देखते हैं। बी में दिया है अभ्यास के लिए दिए गए एक सूत्र पर आधारित बहुत सारे प्रश्न देना। तो बहुत सारे प्रश्न देना एक सूत्र के ऊपर, बच्चे प्राथमिक कक्षा के हैं ये ध्यान रखना है, तो ये आवश्यक नहीं, ये उद्देश्य नहीं। नियमित कक्षा परीक्षाओं का आयोजन करना, तो डेली परीक्षा होना या प्रतिदिन या नियमित रूप से परीक्षा होना यह भी आवश्यक कार्य नहीं है। श्याम पट पर पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों को हल करना, तो यह भी आवश्यक कार्य नहीं है। उनको दैनिक जीवन के उदाहरणों से, या जैसे कि आप बोलते हैं बच्चे को कि आप कुछ सामान दुकान से लेने जाते हैं तो आप वहाँ 10 रुपये दिए हैं और आप 5 रुपये का सामान लाते हैं तो बाकी कितने पैसे बचते हैं। तो इस तरह की अवधारणाएं बच्चों को बताकर उनको इस तरह के उदाहरण देकर उनको समझा सकते हैं, मैथ करवा सकते हैं। जरूरी नहीं कि श्याम पट पर ही आप क्वेश्चन करवाएं। चलिए यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नंबर ए में दिया है अपनी कक्षा में गणितीय क्रीड़ाओं और पहेलियों का उपयोग करा सकती है। बच्चे गणित में खेल में सीख सकते हैं, पहेलियों के द्वारा सीख सकते हैं, तो उससे क्या होगा, गणितीय तर्कना और विवेचना के जो कौशल हैं वो बच्चों में विकसित हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 देखते हैं। 13 में दिया है निम्नलिखित में से कौन सा स्कूलों की पाठ्यचर्या व शिक्षा शास्त्र के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 की प्रस्तावनाओं का निरूपण करता है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आई है, उसका निरूपण कौन सा करता है बताना है। अधिगम सामग्री और एकीकृत होना चाहिए। 5-3-3-4 के नए डिजाइन में स्कूल के पाठ्यक्रम और शिक्षा शास्त्र का पुनर्गठित करना। यह दिया है ऑप्शन नंबर सी में, ए और बी दोनों सही है। सी में दे रखा है 5-3-3 के नए डिजाइन में स्कूल पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्र को पुनर्गठित करना, तो 5-3-3-3 नहीं 4 है, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। डी में दिया है फाउंडेशनल स्टेज में औपचारिक पाठ्य पुस्तकों से अधिगम सम्मिलित होना चाहिए। तो फाउंडेशनल स्टेज की बात की गई है, उसमें कहा गया है कि बच्चों को दैनिक जीवन से संबंधित उदाहरण समझाए जाएं, उन्हें केवल जोड़ घटाव आए, गुणा भाग आए। जरूरी नहीं कि औपचारिक पाठ्य पुस्तकों से ही पढ़ाया जाए, उन्हें दैनिक या गैर औपचारिक चीज़ों से भी पढ़ाया जा सकता है। जो फाउंडेशनल स्टेज के लिए बात की गई है वो ये है, तो ऑप्शन नंबर डी भी रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ से राइट ऑप्शन चूज करते हैं। चलिए आते हैं नीचे, देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। यहाँ से दिया है ए और सी सही है, ए बी सही है, बी डी सही है, सी और डी सही है। सी डी रॉन्ग है, बी डी भी रॉन्ग है, ए और सी भी रॉन्ग है। यहाँ पर दिया है पॉइंट ए और बी सही है, तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। दोनों पॉइंट जो है वो करेक्ट है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। इनमें दिया है एक शिक्षक हस्त कौशल सामग्री जैसे कि ब्लॉक, मार्बल इत्यादि का उपयोग गुणन की अवधारणा को विकसित करने के लिए करता है। इस प्रकार के हस्त कौशल सामग्री का उपयोग किस लिए वह कर रहा है बताना है। शिक्षार्थियों में दुविधा असमंजस उत्पन्न कर रहा है, जी नहीं, दुविधा और असमंजस उत्पन्न नहीं कर रहा है, उन्हें दैनिक जीवन के उदाहरणों से समझा रहा है। औपचारिक कलन विधियों को समझने में बाधा डालता है, तो बाधा नहीं, वह यहाँ पर क्या कर रहा है, एक मार्ग प्रशस्त कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी भी रॉन्ग हो जाएगा। छोटे बच्चों को खाली समय देता है, ऐसा नहीं है, खाली समय नहीं दे रहा है। अवधारणात्मक अधिगम में सहायता होती है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। इस तरह का कार्य अगर टीचर करता है तो वह अवधारणात्मक अधिगम की समझ को बढ़ाता है। चलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आते हैं नेक्स्ट पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है किसका उपयोग बच्चों में किसी विशेष अवधारणा के प्रति भ्रांतियों एवं अधिगम में आ रही कठिनाइयों के विश्लेषण में किया जा सकता है। बच्चे क्या कर रहे हैं, कोई अवधारणा सीख रहे हैं और उसमें उसको क्या आ रहा है, कुछ समस्याएं आ रही हैं, कुछ पुरानी बातें हैं, जैसे बताया गया है कि ये अवधारणा ऐसे नहीं ऐसे होती है, तो बच्चे उसको सीखने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं। उसके विश्लेषण के लिए क्या किया जा सकता है पूछा जा रहा है। मानक संदर्भित परीक्षा होनी चाहिए, तो मानक संदर्भित परीक्षा से बच्चे की समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। वह जो परीक्षा हो रही है वह कैसी है, सभी के लिए है, तो उससे किसी एक बच्चे को या कुछ बच्चों को जो समस्या आ रही है वो सोल्व नहीं हो सकती है। मानदंड संदर्भित परीक्षा, तो मानदंड संदर्भित परीक्षा का भी यहाँ पर कोई उपयोग नहीं है। सी में दिया है नैदानिक परीक्षा या औपचारिक परीक्षा, औपचारिक शिक्षण से यहाँ पर कुछ नहीं होगा। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो कौन सा है, यहाँ होगा नैदानिक परीक्षा के द्वारा बच्चों को क्या है, निदान मिल सकता है, उनकी जो भ्रांतियाँ चली आ रही हैं वो समाप्त हो सकती हैं। ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर।
इसी के साथ आज की क्लास कंप्लीट हो जाती है। ये थे कुछ टॉप मोस्ट क्वेश्चन जो पेपर में बार बार रिपीट होते हैं और इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएंगे। आपने ये करने सीख लिए तो आपको मैथ भी टफ नहीं लगेगा, मैथ के साथ साथ आप उसकी पेडागोजी भी इजीली कर पाएंगे और आप 15 नंबर में से कम क्या यहाँ पर 10-12 नंबर आपके इजीली आ जाएंगे अगर आपने इस तरह की क्लासें कर ली मेरी तो। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक कोई वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर पुरानी सारी वीडियो देख लीजिए। आपके सब्सक्रिप्शन से हमें मोटिवेशन मिलता है तो प्लीज़ मोटिवेट करिएगा और लाइक करना ना भूलिएगा, लाइक करिएगा।